हम लोग ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के बारे में तुम लोगों को बता चुके थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग ने एक एक करके लीनियर इक्वेशन को है जो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया रहेगा, तो पहले ही बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर रहेगा तो कम से कम हमको 2 इक्वेशन चाहिए और तभी हम जाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है और उसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स होता है, उसी में से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड के अलावा एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर मान लो मेरे पास लीनियर इक्वेशन के लिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, क्या अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन दिया, तो क्या वो सॉल्व होगा या सॉल्व नहीं होगा? उससे रिलेटेड फिर बात करते हैं कि वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू होगा, या इनकंसिस्टेंट मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू कोई नहीं निकलेगा, तो वो पता करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और फिर कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि 10 स्टूडेंट इन क्लास 10, 10 स्टूडेंट है क्लास 10 का, टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज होता है जिसमें कि 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है ना? कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं, मतलब दोनों मिलाकर के कितने हैं? 10। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y, और दोनों मिलकर के कितने हैं? 10। ये तो दिया हुआ है ना कि x + y = 10। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि y = 10 - x। जब भी आपको ग्राफिकली निकालना हो तो हमेशा y = निकाल देंगे, y का वैल्यू सेपरेटली निकाल देंगे। और तब जाकर के अब एक इक्वेशन दिया हुआ था, एक इक्वेशन में y = निकाल लिए और फिर एक टेबल बना लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है इस इक्वेशन को देख करके। तो इसको देख करके हम लोग इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है ना? कम से कम आप 3 लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सकते हैं। फिर हम यहां लेते हैं x, यहां लेते हैं y। मतलब कि अगर बाय चांस मान लिए कि लड़के मेरे 2 लड़का, तो लड़की कितनी हुई? 8। ये अगर हम लेते हैं 4, ये कितना होगा? 6। अगर ये लेते हैं 6 तो ये होगा 4। ये लेते हैं अगर 8 तो ये होगा 2। बना दिए। अब हम सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, मतलब गर्ल्स जो है लड़के से 4 ज्यादा है, तो अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट अगेन जो गर्ल्स है, गर्ल्स का मतलब कि y वो लड़के से 4 ज्यादा है, मतलब कि x + 4 होगा ना? गर्ल्स जो है लड़के x है उनसे 4 ज्यादा है, तो इसके बेसिस पर भी एक टेबल बना लो। क्या क्या आएगा सोचो, x y, अगर हम x2 लिए तो y 6, ये अगर 4 लिए 8, 6 लिए 10, अगर मान लो कि ये 8 लिए 12 होगा ना? अब ये आ गया, मतलब ऐसा दोनों में हम लोग ले लिए। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, दोनों का अलग अलग। 2 2 का गैप है तो हम 2 कर लेते हैं, 2 4 6
8 10 x का, फिर यहाँ 2 4 6 8। माइनस में लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स हैं तो नंबर्स लड़के और लड़के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ग्राफ में आपको ऐसे ही लेना होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखो पहले का टेबल बनाते हैं। 2 x अगर 2 है तो y मेरा कितना है 8, तो 2 8 यहां, ठीक है। फिर है 4 तो 6 4 6, फिर है 6 तो 4 है ना, फिर 8 है तो 2। इसका मतलब ये आपका लाइन ऐसे जाएगा, क्लियर। एक लाइन ऐसे बन गया, इसको ये नहीं किया, इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा लाइन बना, ये बना आपका x प्लस वाई 10। दूसरा हम इसका ग्राफ बनाते हैं 2 6, तो हम लोग लेते हैं 2 6, फिर कितना है 4 8, 4 है तो 8, ठीक है ना। उसके बाद 6 तो 10, तो 6 तो 10 यहां कहीं जाएगा, इसका ऐसे, क्लियर। कुल मिलाकर के आप देखिए तो दोनों लाइन मीट कहां पे कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है ना। अब उसको अगर हम नीचे लाएं, ये x का वैल्यू आएगा आपका बीच में 3 और y 7। मतलब कि अगर इसके हेल्प से चला जाए तो जिस जगह पे दोनों लाइन आपस में मीट किया वही आपका सॉल्यूशन हुआ। तो अब यहाँ पे दोनों लाइन मीट किया तो यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7, लड़के 3 लड़कियां 7। अब दोनों कंडीशन सही हो गया कि 3 और 7 10 दोनों मिलकर के कितना हो गया 10, और लड़कियां जो है लड़के से कितना ज्यादा 4। तो यहां से इसको हम, ये जो लाइन है आपका, ये था आपका y = x + 4, तो आपका यहां से सॉल्यूशन आपका आ गया x = 3 एंड y = 7। ग्राफिकली ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। दोनों को ग्राफ बना लेंगे, जहां पे दोनों लाइन आपस में मीट करेगा वही आपका सॉल्यूशन पॉइंट कहलाता है। फिर वहां से हम x देख लेंगे और y देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ग्राफिकली। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 का सेकंड, 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees 50। तो यहां पर पेन और पेंसिल है तो लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पेन x, रुपीज x मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब दिया हुआ है कि 5 पेंसिल मतलब कि 5y प्लस 7 पेन 7x = 50। यहां से पहले हम एक इक्वेशन निकालते हैं, मतलब सेपरेटली y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे 5y 50 - 7x, तो y बराबर आपका कितना हो गया 50 7x बाई में
5 टेबल बन जाएगा। तो पहले हम इसका टेबल बना ही लेते हैं। x y बोला x का वैल्यू क्या लेंगे? अगर हम x का वैल्यू पहले 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो 7 इंटू 0 0, 50 माइनस 0 50, 50 बाई 5 यहाँ पर आएगा आपका 10। फिर हम लेते हैं मान लिए 5, तो 5 लेंगे तो कितना होगा 35, 50 में से 35 गया 15, 15 बाई 5 3। और क्या ले सकते हैं? और कुछ लेंगे तो फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। चलो एक माइनस में भी ले लेते हैं, ग्राफ ही बनाना है तो लेते हैं मान लो माइनस या 10 ले लेते हैं। अगर 10 लेंगे तो कितना होगा 7 10 या 70, 50 माइनस 70 माइनस 20, माइनस 20 बाई 4 माइनस 5 माइनस 4। ठीक है ना, ये एक टेबल बन गया। दूसरा कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। मतलब कि एक दूसरा इक्वेशन क्या है कि 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो 7y इक्वल टू 46 माइनस 5x, तो y बराबर कितना हो गया 5x बाई 7। टेबल बना दो, जल्दी से बताओ क्या क्या हो सकता है। तीन ही बताओ x y। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं मान लो लेट्स 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो क्या होगा 46, 5 5 जा 25, 46 में से 25 गया कितना आया 21, 21 बाई 7 3, ये आ गया आपका 3। फिर और 1 लोगे तो 46 माइनस 5 तो नहीं आएगा। और क्या ले सकते हो 6 से, देखो पहले ऐसे सोचना शुरू करो, 1 लेंगे नहीं होगा, 2 लेंगे तो भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे हुआ, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 9। अच्छा माइनस में सोचो, -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा नहीं होगा, माइनस अगर 2 लेंगे तो -2 लेंगे तो हो जाएगा -2। ऐसे सोचना, प्लस माइनस दोनों लेना। तो अब -2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, तो 46 और प्लस 10 56, 56 बाई 7 8, यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद और -3 लेंगे तो नहीं होगा, -4 लेंगे, -5 लेंगे, -5 लेंगे तो भी नहीं होगा, -6 में होगा, -7 में भी नहीं होगा, माइनस आगे किस पे कटता है 56 63 तो नहीं होगा, फिर आपका 72, फिर इसको बढ़ाते चले जाइए। छोड़िए, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से ही हम अपना काम चला लेते हैं। 2 पॉइंट से भी एग्जैक्ट रहेगा तो बन ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लिए, उसके बाद 2 4 6 8 मान लो ऐसे लिए, 2 2 का क्या है, और फिर इधर भी लिया कितना 2 4 6 8, ठीक 2 4 6
8 2 4 6 8 -2 -4 -6 -2 -4 ग्राफ बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा। थोड़ा सा मेरा ग्राफ होगा 0 10 0 और 10 है ना, तो 0 10, तो चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ता, चलिए यहाँ पे आएगा 0 10, फिर x का 0 और y का 10, फिर 5 3 5 और 3 यहाँ पे आएगा, आपके ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आ जाएगा। और फिर है 10 -4, तो 10 मेरा कहाँ आएगा, 10 आएगा यहाँ और -4 यहाँ, मतलब कुल मिला के आप देखिएगा ऐसे करके लाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका 5 3, तो 5 और 3 यहां पे, ठीक है ना, 5 3। उसके बाद क्या है -2 8 ये आएगा, तो इसको आप ऐसे खींचिए यहां पे, दोनों मिला कहां पे, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मिला तो यहां पे आप नीचे आइए 5, x का वैल्यू कितना आया 5 और y का वैल्यू कितना आया 3, तो आपका मतलब हुआ ये 5 है, ये हुआ 5 और ये 3, मतलब x का वैल्यू हो गया आपका 5 और y का वैल्यू हो गया 3। अब चेक कर लेते हैं कि जो भी आंसर आया क्या मेरा वो सही है या नहीं है। तो यहां पर पुट करो पहले 5 3 जा 50 और 7 5 जा 35 प्लस 50 50 सही आ गया। फिर वहां चेक करो 7 into 3 21 और 5 5 जा 25 46, मतलब कि ये आपका आंसर सही है। ग्राफिकली हम लोग निकाल लिया ना, जहां पे मीट किया फिर वहां से x और फिर वहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे देख लीजिए कि 3-4 पॉइंट की जरूरत है, अगर आपके पास 2 एग्जैक्ट पॉइंट भी है उसको मिला के आप लाइन खींच दीजिए। जितना ज्यादा पॉइंट लोगे उतना एक्यूरेट वैल्यू हो सकता है, उतना गलती के चांसेस कम होता है, क्योंकि 3 पॉइंट लोगे तो तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ तो इसका मतलब हम पॉइंट लेने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, समझे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे बताना है कि कौन सा लाइन पैरेलल होगा। जैसे कि अब कुछ बता देते हैं पहले, फिर हम उसको बताते हैं। देखो, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम सॉल्व किए तो मेरा ग्राफ में क्या था कि 2 लाइन बनाए, ठीक है ना, और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट किया वही इसका सॉल्यूशन पॉइंट है। इसका मतलब यहां पे हम सॉल्यूशन निकाल दिए। लेकिन क्या होता अगर हम ग्राफ बनाते, मान लीजिए ग्राफ ऐसे बनाते और लाइन कुछ ऐसा आ जाता, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ जाता, तो क्या अगर ये दोनों लाइन पैरेलल आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है, समझ में आया। अगर ये इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब कि वो कंसिस्टेंट है। अगर ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाने के बाद दोनों लाइन पैरेलल आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और ये आपका इनकंसिस्टेंट है। अब बात आती है कि क्या ग्राफ बना करके ही ये पता चलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, तो बोलते हैं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है।
और नहीं तो इसका दूसरा तरीका यह है कि आप जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। अब इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हमको बताना है कि कौन सा मतलब ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्या यहाँ से कोई वैल्यू निकलेगा, या इनकंसिस्टेंट मतलब ये दोनों कहीं पैरेलल तो नहीं ना है, ठीक है ना। अब यहां से जब निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबका रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे यहां से कि ऐसे निकालोगे, सबसे पहले निकाल लो a1 बाई a2, निकाल सकते हो a1 बाई a2, फिर निकाल लो b1 बाई b2 और फिर निकाल लो c1 बाई c2। सबका अलग अलग रेशियो निकालने के बाद चेक करो कि पहला आता है कि अगर आपका a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो इसका मतलब आपका ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगा, x का एक यूनिक वैल्यू निकलेगा, y का एक यूनिक वैल्यू निकलेगा। तो पहला चीज तो ये चेक किया। अब चेक किए तो या तो वो अनइक्वल होगा, जैसी अनइक्वल हो गया तो आगे का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है b, तो अब इस कंडीशन में अगर नहीं हुआ तब तो कंसिस्टेंट, अगर इक्वल हो गया तो फिर अब तीसरे से चेक करो c1 बाई c2। अगर ये दोनों बराबर है और ये c1 c2 के बराबर भी है तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका तुम ग्राफ अगर बनाओगी तो जैसे ये एक लाइन आएगा, मानो कि ये ग्राफ हम बनाए हैं, तो ग्राफ में एक लाइन आएगा और जो दूसरा लाइन आएगा वो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर हो जाएगा, ऐसे मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी कर रहा है। तो जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहां वहां तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो ये अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 हो तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर में ही लाइन करेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे तीसरा चीज ये है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, लेकिन ये डज नॉट इक्वल हो c1 बाई c2 के, तब इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि अब यहां पे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ग्राफिकली समझे तो पहला कंडीशन, यहां से पहला कंडीशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसमें एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करेगा। तो वो इंटरसेक्ट कब करेगा? जब कंडीशन कैसा हो, a1 by a2 does not equals to b1 by b2। दूसरा है कि एक दूसरे के ऊपर में लाई कर जाए, और इसी के ऊपर में दूसरा लाई, ऐसे। ये इनफाइनाइट। ये कब होगा? जब a1 a2 c2। और लास्ट है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और ये कब होगा? जब a1 नॉट इक्वल टू c1 by c2। पहला दो जो है उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा, आप पहले को कोइंसिडेंट भी कर सकते हैं। कोइंसिडेंट कहने वाला कि एक कॉमन पॉइंट पे दोनों टकरा रहा है। ये कोइंसिडेंट है, ये पैरेलल है। तो अब इजीली अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तो चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोइंसिडेंट है। इसको हम कोइंसिडेंट भी कर देते हैं। इसको आप कोइंसिडेंट कहिए, कंसिस्टेंट कहिए, जो करना है कर दीजिए। उसको आप पैरेलल कहिए, क्यों पैरेलल है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और उस पेयर ऑफ इक्वेशन को देख करके हमको बताना है कि वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि दोनों लाइन, दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा लाइन लाई करेगा। और तीसरा है कि पैरेलल, कि दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। ठीक है ना? हमको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन दिया हुआ, और उसको देख करके हमको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा है। तो इसके लिए आपको कंडीशन ऑलरेडी बताया जा चुका है। फिर से हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं कि अगर a1 by a2 does not equals to हो b1 by b2 के, a1 by a2 does not equals to b1 by b2, तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरा a1 by a2 इक्वल हो जाए b1 by b2 इक्वल हो जाए c1 by c2, तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा लाइन लाई करेगा। और अगर आपका a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू हो c1 by c2 के, इसका मतलब आपका ये पैरेलल है, ये आपका कोइंसिडेंट है, और ये इसका आपका इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। क्लियर? इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन काट रहा है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, और ये पैरेलल है। इसको हम इनकंसिस्टेंट भी करते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट करते हैं नीचे वाला को, और ये दोनों ऊपर वाला को हम लोग कंसिस्टेंट भी करते हैं। मतलब आपका ये जो दो ऊपर वाला है, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और नीचे वाला को हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x 4y plus 8 equals to 0 और 7x 6y minus 9।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2, a1 a2 तो लिखेंगे a1 बाई a2 तो 5 बाई 7, फिर लिखेंगे b1 बाई b2, यहाँ पर है आपका -4 बाई 6, 4 बाई 6 को अगर काटेंगे तो 2 के टेबल में 2 बाई 3, तो b1 बाई b2 आया आपका -2 बाई 3, a1 बाई a2 आया 5 बाई 7। तो क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस a1 a2 does not equals to b1 b2, so it is intersect at a point, so they intersect at a point, they intersect at a point, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ, मतलब ये सेकंड का ही सेकंड दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 9x 3y 12 0, फिर दूसरा दिया हुआ है 18x 6y 24 0, तो हम यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 9 बाई 18, करके कितना आ जाएगा 1 बाई 2, फिर लिखेंगे b1 बाई b2 तो 3 बाई 6, करके फिर कितना हो गया 1 बाई 2, फिर लिखेंगे c1 बाई c2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं c1 बाई c2, तो फिर आपका c1 कितना हो गया 12 बाई, करके हो गया 1 बाई 2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू 1 बाई 2, सब 1 बाई 2 के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है आपका c1 बाई c2। इसका मतलब ये क्या हो गया, दे आर कोइंसिडेंट, दे आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन लाई कर रहा है, और इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना, तो इसको आप कहिएगा कि यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन निकलेगा। ये याद रखिएगा शॉर्ट में बहुत। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का थर्ड करते हैं। सारा क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, एक जैसा ही है, बस आपको कंडीशन को चेक करते जाना है। जैसे लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y, चेक करना कि इस तीनों में से क्या है, मतलब कि पहला हम निकालते हैं a1 बाई a2, कितना होगा 6 बाई 2, 1 बाई 3, 6 और 3 आएगा, सॉरी 6 बाई 2 3, फिर आएगा b1 b2 माइनस 3 बाई -1, ये भी -1 करके ये भी करके कितना आएगा 3, और फिर हम लोग लिखेंगे c1 बाई c2 10 बाई 9। यहाँ क्या है तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, क्योंकि दोनों 3 के इक्वल है, तो
a1 by a2 इक्वल टू 3, b1 by b2 इक्वल टू 3, लेकिन वो c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो नीचे वाला कंडीशन हो गया, तो लिखेंगे सिंस a1 a2 इक्वल है b1 b2 but does not equal to c1 by c2, therefore they are parallel। समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर हम लोग अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड की तरफ, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरीके से है। वहां पे आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर ये पहला दो कंडीशन आता है तब तो कंसिस्टेंट, और अगर थर्ड वाला कंडीशन आता है तो इनकंसिस्टेंट। तो वही है कि on comparing the ratio of a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। हम एक दो बता देते हैं, बाकी तुम खुद से कर लोगे। इसको इरेज कर देते हैं, इसको याद रखना। अब तो समझ में आने क्या होगा। देखो, सबसे पहले लिखते हैं 3x 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सबसे पहला बात तो लीनियर इक्वेशन जो है सारा टर्म एक तरफ होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड। तो तुम चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 3x 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसको क्या लिख देंगे, 7 पे इधर ले आएंगे तो 2x 3y 0। अब बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं a1 by a2। a यहाँ पे a1 कितना है मेरा 3 और a2 कितना है 2, तो 3 by 2। फिर चेक करते हैं b1 by b2, तो आया 2 by -3। अब देखो तो a1 by a2 3 by 2, b1 by b2 2 by -3, 3 by 2 और 2 by -3 इक्वल नहीं होता। तो अब आपको c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं कि अगर a1 by a2 does not equals to b1 by b2 हो तो इसका मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन देता है, मतलब कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये कंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस a1 a2 does not equals to b1 by b2, so it is consistent। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि 3 by 2x 5 by 3y इक्वल्स टू 7, ठीक। फिर यहां पे लिखा हुआ है 9x 10y इक्वल्स टू 40। तो फिर हम लोग यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं a1 by a2। a1 कितना मेरा 3 by 2, तो तुम ऐसे लिखना 3 और बाय में जो 2 है उसको नीचे ले आना, 3 by 2 हो गया। और यहाँ पे क्या वाले से 9 कटेगा 1 by 3 कितना हो गया 1 by 6, ठीक है। फिर हम लिखते हैं b1 by b2। तो b1 by b2 लिखेंगे तो लिखेंगे 5 और by 3 है ना,
तो 3 को आप नीचे ले आए और इनटू b2 कितना है मेरा कटेगा कितने बार में, तो b1 बाई b2 लेकिन आपका कितना आ गया 1 बाई -6, a1 बाई a2 आया 1 बाई 6, b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। 1 बाई 6 1 बाई 6 है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे डायरेक्ट। अब क्या c1 बाई c2 निकाले? जरूरत नहीं है अब आपको, तो लिखेंगे सिंस a1 a2 does not equals to b1 b2, therefore it is consistent। कंसिस्टेंट में भी कैसा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर बाई 3 x 2y 8 और फिर यहां पे है 2x 3y 12। तुम चाहो तो इस 8 को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ, और नहीं तो इक्वल के अगर इधर 8 है तो मान लेंगे कि c1 बराबर -8, c2 बराबर -2। ठीक है ना, इस तरफ है तो माइनस में ले लेंगे, दोनों माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा माइनस माइनस। अब हम यहां से निकालते हैं a1 बाई a2, तो क्या करेंगे हम लोग 4 बाई में 3 है तो कहां आ जाएगा नीचे, और फिर यहाँ पे 2 बाई 3, फिर लिखेंगे b1 b2 कितना है मेरा 2 बाई 3, दोनों इक्वल हो गया। अगर दोनों इक्वल हो गया तो हमको थर्ड को चेक करना होगा, तो फिर हम लोग लिखते हैं c1 बाई c2 -8 -12, कट गया ना, कट गया। तो फिर यहाँ से 4 के टेबल में 2 3, अब तीनों इक्वल है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इसको क्या कहोगे, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, बट ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बट ये कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे कि सिंस a1 a2 b1 b2 c1 c2, so it is consistent, it is consistent। चलिए क्लियर है। वैसे ही आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, चेक करके आप उसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमको अब सॉल्व करना है, अभी तक तो हमको बताना था कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और हमको सॉल्व करना रहेगा, मतलब x और y का वैल्यू निकालना रहेगा, तो हम किस कंडीशन में उसको सॉल्व करेंगे और किस कंडीशन में सॉल्व नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, वो सॉल्व होगा भी नहीं। कंसिस्टेंट रहेगा तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कंसिस्टेंट में भी 2 तरीके का होता है, एक तो होता है कोइंसिडेंट जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, और एक होता है इंटरसेक्टिंग जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है आप उसको सॉल्व कीजिएगा, इनफाइनाइट वाला भी सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, वेरिएबल पॉइंट आएगा, बहुत सारा है। तो पहले कंसिस्टेंट अगर रहेगा तो ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या आता है 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अब फिर सॉल्व कैसे करना है आपको, ग्राफिकली सॉल्व करना है।
तो ठीक है, हम देखते हैं, करके दिखाते हैं आपको एक दो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर 2x 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x मतलब a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल किधर है तो -5 -10 कट गया 1/2, ये भी आ जाएगा आपका 1/2। ये कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कि आप इसको सॉल्व कीजिए। ग्राफिकली सॉल्व करना इनफाइनाइट है, कोई बात नहीं। तो ये जो ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो कोइंसिडेंट आएगा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करेगा। हम दिखाते हैं कि कैसे आएगा। ये आ गया, फिर यहाँ आप लिखेंगे सिंस a1 a2 b1 b2 c1 c2 so it is consistent। अब क्या काम करना है हमको, यहां से टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या बताया कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हो तो पहले y इक्वल टू निकालो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y बराबर आपका कितना हो गया 5 माइनस x हो गया। अब अपने मन से x की वैल्यू बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा पॉइंट हम नहीं लेते। x और y 1 लेंगे अगर x का वैल्यू तो y कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4, अगर ये लेंगे 2 तो 3, अगर ये लेंगे 3 तो 2 4 1। एक टेबल बन गया। अब दोबारा इसका टेबल बनाएंगे। तो दिया हुआ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहां से अगर हम लिखेंगे 2y तो 10 माइनस 2x हो जाएगा। तो हम लोग वहां से अगर लिखेंगे 2y तो 10 माइनस 2x, तो इसका मतलब y बराबर आपका कितना हो गया 10 माइनस 2x बाय में 2। फिर यहां पर भी आप टेबल बनाएंगे। चलिए x और y ऐसे लेते हैं। पहले मान लो कि हम लेते हैं 2, मान ले 2 लिए तो 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6 बाई 2 3, तो 2 3। फिर मान ले लेते हैं हम वहां पे 3, अगर 3 ले तो 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 4, 4 बाई 2 2, अगर लेते हैं 4 तो 2 4 जा 8, 10 माइनस 8 2, 2 बाई 2 1। अगर ऐसे अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं, पहले हम इसका बनाते हैं फिर इसका बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले ऐसे ले लिए, ये आपका हो गया 0 1 2 3 4। फिर y में ले लेते हैं 1 2 3 4, और आप नीचे में माइनस ले सकते हैं। अब यहां से लेते हैं 1 4, तो 1 4, फिर 2 3 2 3, फिर कितना आता है 3 2 3 2, फिर 4 1, ऐसे है।
इसका हम यहां से लाइन खींच दिए, ओके स्ट्रेट लाइन आ गया वैसे, ठीक है। इसका ग्राफ बन गया। अब इसका फिर देखो 2 3, तो 2 3 मतलब यही पॉइंट आया, 3 2, फिर 4 1, इसका भी लाइन होगा तो इसी लाइन पर आ रहा है, मतलब कि दोनों कोइंसिडेंट कर गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। समझे? ग्राफिकली हम ऐसे बना के छोड़ देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x माइनस वाई 8, ठीक है ना? ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x 3y 60 सॉल्व करना है। पहले लिखेंगे a1 बाई a2 1 बाई 3, फिर लिखेंगे b1 बाई b2 -1 बाई -2, कट के वही 1 बाई 3, और फिर लिखेंगे c1 बाई c2, तो लिखेंगे -8 -16, माइनस माइनस कट गया, 8 के टेबल में 1 बाई 2, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, तो ये इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना नहीं है, छोड़ देना। तो लिखेंगे कि सिंस a1 a2 इक्वल है b1 बाई b2 does not equal as c1 by c2, so it is inconsistent। जब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन बोला है कि जब कंसिस्टेंट रहेगा तो ही सॉल्व करना है, इसको छोड़ देते हैं। सही है, चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस y माइनस 6 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे a1 बाई a2 कितना 2/4, ठीक है। फिर लिखेंगे b1 बाई b2 1 बाई माइनस 1 बाई -2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या इक्वल है, यहां पर देखिएगा तो यह आएगा 1/2, तो ये भी है 1/2 है, लेकिन यहां -1/2 है, तो 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, तो हम लोग लिखेंगे कि a1 बाई a2 does not equal to b1 by b2, so it is consistent, लेकिन so it is consistent। अच्छा, consistent में कैसा, intersect at a point, मतलब यहाँ पे x का एक यूनिक वैल्यू आएगा, y का एक यूनिक वैल्यू आएगा, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू आएगा। अब हमको वही सॉल्व करना है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, 2x देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2x प्लस y, अच्छा 2x 2x
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम यहां से लिखेंगे y इक्वल, तो यहां से आपका माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6 और माइनस 2x। अब टेबल बना लेंगे, टेबल तो बनाने आता ही है। x और y, x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, x का 1 लेंगे तो 2 into 1 2, 6 minus 2 4, यहाँ पर आएगा 4। अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 6 minus 4 2। अगर हम यहाँ पर 3 लिए तो 2 3 जा 6, 6 minus 6 0। अगर यहाँ लिए 4 तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8, 6 minus 8 माइनस 2। पहले का टेबल आ गया। अब इसका टेबल निकाल दो। इसका टेबल निकालना है तो फिर हम लोग लिखते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। याद रखना कि हमेशा कभी भी अगर y माइनस हो तो y को ही उधर फेंक देना। तो क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 2y हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2y इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, x माइनस 1 आ सकता है ना। मतलब हम इसको पहले लिख दिए और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। इसका मतलब कि आपका y बराबर कितना हो गया 4/2 x माइनस 1 कट गया। मतलब y बराबर आपका आ गया 2 x माइनस 1। अब टेबल बनाइए, तो टेबल बन सकता है ना, टेबल बनाइए। x y, ठीक है। तो x y लेंगे तो मान लीजिए हम x का वैल्यू लेते हैं 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 into 2 0, ये आपका हो गया यहाँ पे 0। x का वैल्यू लेते हैं 2, तो 2 माइनस 1 1, 1 into 2 2, यहाँ पर आ गया 2। 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 2, 2 into 2 4। दोनों का अलग अलग हो जाइए टेबल। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, वैसे x का यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। चलिए पहले हम इसका बनाते हैं। 1 4, तो 1 और 4, फिर 2 2 2 2, फिर 3 0, और फिर 4 माइनस 2 यहां पर है ना। आगे क्या दूसरा क्या है 1 0, तो 1 0 यहां पे आया, फिर 2 2 2 2 यहीं पर आ गया आपका, फिर 3 4 3 4 ऐसा। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, इस वाले पॉइंट पे। अब यहां से आप नीचे आइए, x पे आइए, x का वैल्यू कितना है 2,
और y का वैल्यू कितना है 2। इसका मतलब हो गया आपका x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू भी हो गया 2। क्लियर? तो इस तरह से हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही में है? आ गया? चलिए, क्लियर है ना? ये क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 पे। 4 का 4 2x 2y minus 2 0 4x 4y minus 5 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a1 by a2 तो 2 by 4 1 by 2 b1 b2 minus 2 minus 4 1 by 2 c1 by c2 minus 2 minus 5। चलिए a1 by a2 1 by 2 b1 by b2 1 by 2 c1 by c2 2 by 5। तो a1 by a2 इक्वल तो है b1 by b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 के। इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है। ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे कि सिंस a1 a2 इक्वल है b1 b2 डज नॉट इक्वल टू है, so it is inconsistent। इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कुछ वर्ड सम दिया हुआ है, उस वर्ड सम से हम पहले इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। कह रहा है half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। half the perimeter of rectangular garden, मतलब rectangular garden का half perimeter। तो आप पहले मान लीजिए कि लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेथ y मान लेते हैं। ठीक है? हाफ पेरीमीटर मतलब कि अगर आप मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये लेंथ हम x लिए, ये y लिए, फिर ये x लिए और ये y लिए। तो हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? सिर्फ यहां से यहां तक, है ना? यही ना हाफ। तो हाफ पेरीमीटर आपका हो गया x प्लस y या लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाफ पेरीमीटर आपका दिया हुआ 36। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y आपका दिया हुआ है 36। चूंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे y बराबर 36 माइनस x। पहले इसी का हम टेबल बना लेते हैं। तो यहां से हम लोग टेबल अगर बनाएंगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ? ज्यादा नहीं लेते हैं, 3 ही पॉइंट लेते हैं, x y। अगर हम ये 6 लेंगे तो y में आएगा, अगर 12 लेंगे तो कितना आएगा 24। अगर 18 लेंगे तो कितना आएगा 80। एक टेबल बन गया कि हाफ पेरीमीटर जो था मेरा 36 था। दूसरा कह रहा है उस लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, उसका जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो मतलब कि अगर सेकंड क्वेश्चन हम इक्वेशन आएंगे कि लेंथ मतलब कि आपका लेंथ x विड्थ से 4 ज्यादा है ना?
तो हम फिर यहां से फिर इसका भी टेबल बना लेते हैं। फिर लेते हैं यहाँ पर, अब y आ गया है मेरा, तो फिर ले लेते हैं ऐसे छोड़ो y और यहाँ पे लेते हैं x। अगर हम y को थोड़ा देर के लिए कुछ भी ले लेते हैं, मान ले लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, ये मेरे 8 आएगा। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 12 आएगा, अगर 12 लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इतना हम बना दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल खींचेंगे। आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसे 10, 20, 30 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बीच में आपका 1, 2, 3 ऐसे करके होगा ना 10 तक। आराम से 1, 2 फाइंड कर ही सकते हैं हम। 10, 20, 30 ले लेंगे और फिर यहाँ पे ले लेंगे आपका फिर 10, 20, 30, 40। ठीक है ना। अब पहले दिया x का 6, x का अगर 6 है तो y का कितना है 30। तो 6 अगर मान लीजिए यहाँ बीच में, यहाँ पे आपका ऐसे आपका बीच में यहाँ पर 5 होगा और 5 के बगल में जस्ट एक 6 होगा। 12, 24, तो 12 का मतलब होगा कि 10, इसके बगल में 1, 11 और यहाँ 12। 12 का कितना है 24, तो 20, 24, 20 से 1, 2, 3, 4 ऊपर चल जाएंगे। फिर 18, 18 का मतलब हो गया कि आपका 20 से कुछ पर 1, 2, यहाँ 18, 18। अब इस तीनों को मिला के आप लाइन ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, एक ग्राफ खींच दिए हम। आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट ये लाइन स्ट्रेट आएगा। अब हम दूसरा लाइन बनाते हैं। y का मतलब देखो 8, 4, x का कितना है 8, तो y का कितना है 4, तो हम लेते हैं यहाँ पे 8, 4 यही पाएगा। दूसरा आ रहा है 8, 12, 12, 8, x का 12 है तो y का कितना है 8 है, तो 12, 8। फिर आपका आता है 12, 16, 12, तो 16 आपका यहाँ पाएगा, 12 आपका जस्ट 16, 12, तो 12 वाला 10 से थोड़ा सा ऊपर। ये कुछ ऐसे है, समझे। जिस जगह पे जाकर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वही आपका सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है ना। अब यहां से तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, मेरा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड तो पता नहीं चल रहा, देख के लग रहा है कि अप्रॉक्स आपका जो वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्स आप देखिएगा देखो अप्रॉक्स अगर आप देखिए ना यहाँ पे वैल्यू, तो ये आपका 20, ये 20 के करीब में आएगा, ये आपका 20 आएगा और ये आपका 16 के करीब आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 और y हो जाएगा आपका 16। देखना, आप बना के देखना इसको। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, देखो एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x 3y
-8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that, अब एक इक्वेशन ऐसा लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि इसके हेल्प से आपको एक इक्वेशन खुद से लिखना और ऐसा इक्वेशन लिखना है ताकि कैसा हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो हम कंडीशन तो जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का कि a1 by a2 does not equals to b1 by b2। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे लिख देना x plus 3y minus 12 equals to 0, लिख दिया ऐसे। तो अब यहाँ से देखो 2 by 1 3 by 3, तो 3 by 3 तो 1 हो गया और यहाँ से 2 by 1 2 हो गया, इक्वल नहीं आया, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख दिए आप मान लो 5x और यहाँ पर लिख दिया 2y minus 4 equals to 0। ये भी क्या है 2 by 5 और 3 by 2 इक्वल नहीं आया, तो तुम यहाँ पे जितना इक्वेशन चाहो लिख सकते हो और आना कैसा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा आपको लिखना है कि पैरेलल लाइन पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है कि इक्वल नंबर से इनटू करना, जैसे यहाँ पर लिखना 4 6 16, यहाँ पर लिखना आपका 4x 6y 16 0। ठीक है, देख लो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल हो जाएगा। ये अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो पैरेलल लाना था ना, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देना 4x और 6y तो लिखना, लेकिन इसको चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको 12 कर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 3x 9y, फिर भी इसको 12 की रखना है ना। तो देखिएगा कि आपका a1 by a2 एंड b1 by b2 इक्वल हो जाए, लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं होगा, तो वो आपका पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन करना है तो तीनों में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कोइंसिडेंट लाइन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे 4x 6y 16, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए या सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा 6x 9y minus 20। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा आपका a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। यहाँ पे आप निकालिएगा इसके साथ मेन आपका इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे निकालेगा तो आपका आएगा a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू आएगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू आएगा c1 by c2 के। और यहाँ पे देखिएगा a1 क्लियर। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। सर 3y plus 9y है ना, वहाँ पे 3y 1/3 है, पैरेलल है ना, तो 6 किए 2/3x 3y 9y है 1/3। ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल लाइन कौन सा ये ना, पैरेलल उसको ये ना पैरेलल लाइन ये हाँ देखिए 2/3x है ना 2/3 वो नहीं, यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे जैसे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए 6, यहाँ 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, वो थोड़ा सा गलती होगी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम ध्यान रखोगे गलती नहीं होगा। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाना है। और दूसरा एक दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by this line and the x-axis. मतलब ये दोनों लाइन और x-axis के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसका आपको वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन भी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि माइनस वाई है तो उसको उधर भेज देंगे। x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो y बराबर आपका हो गया x प्लस 1। टेबल बना दोगे, टेबल बनाना है ना, तो आप इस तरीके से बनाओ। सबसे पहले आप लो x y, सबसे पहले हम लेते हैं माइनस 1। माइनस 1 लेंगे तो क्या आएगा 0, 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 3, 3 लेंगे तो 4। ठीक है, अब उसको लेते हैं कि यहाँ से लिखते हैं 2y, तो माइनस 12 देंगे तो प्लस 12 माइनस 3x, है ना। अब हम यहाँ से लेते हैं x y। सबसे पहले हम लेते हैं 4। अगर हम 4 लेंगे तो क्या आएगा 0। ओह सॉरी, अभी इस तरह से नहीं बनेगा। अभी तो y बराबर अब बनाते हैं। तुम जितना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ले सकते हो ले लोगे, ठीक है ना। एग्जाम में भले थोड़ा कम पॉइंट लेना, लेकिन घर पे अगर प्रैक्टिस करना हो तो 4, 5, 6 जितना ज्यादा पॉइंट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा पॉइंट लो उतना एक्यूरेट बनेगा। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू लिए 4 लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 4 या 12, 12 माइनस 12 0, 0/2 तो 0। अगर हम लेते हैं मान लो 2 तो कितना आएगा फिर 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6/2 3। अगर मान लो लेते हैं हम 0 तो आएगा आपका 6। अगर मान लो लेते हैं 2 ले लिए 4 ले लिए, अच्छा 6 ही ले लेते तो फिर कितना आएगा माइनस में आ जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6/2 माइनस 3। ऐसे आप जो लेना है लेते रहो, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं। चलिए यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहां से लेते हैं -1 -2 -3 -4, और फिर इधर से लेते हैं -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। मेरा रफ है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। अब फिर भी देखो बनाते हैं। पहला क्या है -1 0 -1 0, x का -1 और y का 0, 1 2 x का 1 y का 2, ठीक है। फिर है 2 3 2
3, ठीक है ना, फिर 3 4, ऐसे लाइन खींच दिए, इसका क्या होगा, इसका लाइन बन गया। ये तो इस लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, इसका लाइन खींच दिया ना। अब उसका खींचते हैं 4 0, x का वैल्यू कितना है, y का, फिर 2 3, x का लेंगे 2 तो y का कितना लेंगे 3, 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया 2 3, ठीक है ना। उसके बाद है 0 तो 6, x का लेंगे अगर 0, x का देखो 0 तो y का 6, तो ये x का 0 है, y का 6, ये वाला, ठीक। अब इसको मिला के अब आपको क्या कह रहा था कि x एक्सिस आपका ये हो गया x एक्सिस, और ये दोनों लाइन बना करके एक ट्रायंगल बना, उसको आपको सेट करना, तो सेट करना है तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल सेट कर दिया ना। अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या था, इसका था 2, 3, ये पॉइंट क्या है आपका -1, 0, और ये पॉइंट आपका क्या है 4, 0। समझ में आया। कभी कभी बोलता है एग्जाम में कि इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले बोलेगा, तो कुछ नहीं, आपको बेस पता करना। तो आपका ये हो गया बेस, तो बेस का लंबाई कितना होगा बताओ तो -1 से देखो चलना शुरू कर रहा है, 1 2 3 4 5, बेस कितना हो गया 5। समझ में आया कैसे हम गिने, और नहीं तो आप इस वाला पॉइंट में से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, 4 -1 तो कितना हो गया 5, बेस आपका हो गया 5, और हाइट आपको ये वाला लेना है, ये आपका हाइट कितना है 1 2 3, ठीक है ना। तो आपका बेस हो गया 5 और हाइट हो गया कितना 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस यहां से 5 और हाइट कितना लेंगे 3, 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया। ऐसा ट्रायंगल का एरिया निकालने आएगा तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ से तो अरे तो काउंटिंग तो आता ही है, यहाँ से इस पॉइंट को छोड़ देना, 1 2 3 4 5 जितना आएगा उतना, और फिर उतना ऊपर जाना।